हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करने से पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और बोथ एनायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सहायता से मेटल एटम के साथ में या तो कोई एनायन जुड़े हुए होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो उससे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है PtCl4, यानी कि Pt तो यहाँ पे मेटल एटम हो गया। अब मेटल एटम से क्या जुड़े हुए हैं, ये Cl जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। ये Cl Pt के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है एनायन का। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये है किसका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों हैं, और ये देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों दिए हुए हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बात ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किन्हें कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है मेटल एटम के साथ में। क्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है मेटल एटम के साथ में, तो उससे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कहूँ मैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Pt को शेयर कर रहा है, इससे बनने वाला बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से टर्म्स हमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको कहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन bonded to a fixed number of ions or neutral molecules। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। देखिए, ये जो एक तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल एटम होगा, सेंटर मेटल एटम होगा, और दूसरा क्या होगा, आयंस। सेंटर मेटल एटम और आयंस मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या मेटल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, जैसे कि इससे पहले दिया गया था आपको। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है, ये है यहाँ पे आयंस का एग्जांपल, यानी कि मेटल एटम्स और आयंस, मेटल एटम्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाते हैं। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो है आयरन और इसके साथ क्या है, अंदर जो ये स्पीसीज है, इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं, इनको कॉमन नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम सेकेंड टर्म, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, देखिए इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, देखिए ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल होगा, और वो सराउंडेड होता है ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। वो जो एटम है उसी एटम को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल है और वो सराउंडेड है फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जैसे यहाँ पे Ni है, यहाँ पे Pt है, और इसको देखें K4FeCN6, यहाँ पे Fe, सेंट्रल मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो मेटल एटम होगा जो कि सराउंडेड होगा फिक्स नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल से, उसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एक बार आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है हमारा लीगेंड्स। लीगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बाउंड सेंट्रल मेटल एटम
इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो सेंट्रल मेटल एटम्स को बाउंड किए हुए होते हैं, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आयंस में, फ्लोरीन, क्लोरो आयंस, ब्रोमो आयंस और साइनाइड आयंस, ये इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया है H2O, CO, NH3 और EN, एथिलीन डाइअमीन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। देखिए जो लिगेंड्स होते हैं इनको हम लुईस बेस भी कहते हैं, लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, इसलिए इनको लुईस बेस भी कहा जाता है। और सेंट्रल मेटल आइटम जो हमने इससे पहले पढ़ाया था, तो उसको लुईस एसिड कहते हैं, क्योंकि वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन्हें लुईस एसिड भी कहा जाता है। ये लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए इन्हें लुईस बेस भी कहा जाता है। लिगेंड्स को लुईस बेस भी कहा जाता है। ठीक है, दीज आर रेफर टू एज लुईस बेस। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिडेंटेंट लिगेंड। हम लिगेंड को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसमें पहला हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले लेके चल रहे हैं यूनिडेंटेंट लिगेंड। यूनिडेंटेंट लिगेंड किन्हें कहते हैं? देखिए यूनिडेंटेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें जो सेंटर मेटल एटम होता है वो लिगेंड्स के किसी एक सिंगल डोनर एटम द्वारा बॉन्डेड होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, द लिगेंड विच इज़ बाउंड सेंटर मेटल एटम थ्रू सिंगल डोनर एटम, दे हैव ओनली सिंगल डोनर एटम। यानी कि यहाँ पे केवल सिंगल डोनर साइट होती है जहाँ से वो डोनेट करते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे केवल ये वाला एटम, नाइट्रोजन एटम जो होगा ये डोनेट करेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। यहाँ मैं बात करूँ तो ये ऑक्सीजन डोनेट करता है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्लोरीन डोनेट करता है। तो केवल एक एटम, ओनली वन एटम जो होगा वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके सेंटर मेटल एटम के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम यूनिडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बी, बाइडेंटेंट लिगेंड या डाइडेंटेंट लिगेंड। बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट लिगेंड, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे टू डोनर एटम होंगे जो सेंटर मेटल एटम को बाइंड करेंगे या सेंटर मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो द लिगेंड्स विच हैव टू डोनर साइट या दे बाइंड सेंटर मेटल एटम थ्रू टू डोनर एटम। यहाँ पे दो डोनर एटम होंगे। एग्जाम्पल के लिए CH2NH2 CH2NH2 यानी कि एथिलीन डाइअमीन। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन जो करेंगे सेंटर मेटल एटम के साथ में बाइंड होंगे। और यहाँ एक ऑक्सीडेट आयन, ये भी बाइडेंटेंट लिगेंड का एग्जांपल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं हम पॉलीडेंटेंट लिगेंड। पॉलीडेंटेंट लिगेंड किन्हें कहते हैं? द लिगेंड्स विच हैव मोर देन टू डोनर एटम्स। देखिए पॉलीडेंटेंट नाम, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है मोर देन टू डोनर एटम होंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्राइडेंटेंट लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं वो लिगेंड जिनके अंदर तीन डोनर एटम होंगे उनको हम ट्राइडेंटेंट लिगेंड कहते हैं। ये पॉलीडेंटेंट लिगेंड की ही एक क्लास है ट्राइडेंटेंट लिगेंड, जिसमें एग्जांपल लिया है हमने डाई एथिलीन ट्राइएमीन। देखिए यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH। यहाँ पे देखिए ये रहा एक डोनर एटम, दूसरा डोनर एटम यहाँ पर है ये रहा, और तीसरा डोनर एटम ये रहा। ये जो तीनों नाइट्रोजन एटम जो होंगे ये डोनर एटम्स होंगे जो सेंटर मेटल एटम को बाइंड करेंगे और उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, अब हम ट्राइडेंटेंट के बाद लेते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसको आप एक बार देख लीजिए। देखते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 4 डोनर एटम होंगे जो कि सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में वही पुराने एग्जाम्पल को आगे की तरफ बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ताकि आप सिंपली इसको लर्न कर सकें। देखिए यहाँ पे क्या होंगे, 4 नाइट्रोजन एटम होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करेंगे। जैसे ये रहा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो देखिए यहाँ पे ये है
ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए पेंटाडेंटेन लिगैंड, इट हैव 5 डोनर एटम टू बाइंड सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल एटम को बाइंड करने के लिए इनके पास में 5 डोनर एटम होते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए EDTA-3 आयन, एथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इस एंड से जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। इस तरीके से ये 5 इधर 5 एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम पेंटाडेंटेन लिगैंड। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम हेक्साडेंटेन लिगैंड। हेक्साडेंटेन लिगैंड जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हेक्सा मीन्स 6, इट मीन्स इट हैज़ 6 एटम्स, 6 डोनर एटम। इनके पास 6 डोनर एटम होते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए EDTA के 4- आयन, ये है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। देखिए यहाँ से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन N, ये N देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये N देगा, बाकी के ये 4 एसीटेट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और सेंटर मेटल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम हेक्साडेंटेन लिगैंड। ठीक है, देखिए अनदर इंटरेस्टिंग क्लास ऑफ लिगैंड, एम्बीडेंटेंट लिगैंड। एम्बीडेंटेंट लिगैंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या है कि एम्बीडेंटेंट लिगैंड्स आर मोनोडेंटेंट लिगैंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स नॉन एज एम्बीडेंट। देखिए इसके अंदर 2 डिफरेंट एटम्स हैं जो लाइगेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ से ये लाइगेट करेगा। जैसे NO2 और SCN की मैं बात करूं, देखिए NO2 में क्या है कि यदि NO2 इस तरीके से एक बार N लाइगेट करेगा केवल, तो केवल N ही लाइगेट करेगा, वो लाइगेट नहीं करेगा। एक टाइम में एक ही साइड से ये लाइगेट करते हैं, ये होते हैं एम्बीडेंटेन लिगैंड। अगर मैं इधर से देखता हूँ, यदि मेटल एटम के साथ में ऑक्सीजन लाइगेट कर रहा है तो ये इस तरीके से लाइगेट करेगा, N लाइगेट नहीं करेगा उस केस में, तो ऐसे लाइगेट करते हैं। इसी तरीके से ये SCN होता है, ये भी एम्बीडेंटेन लिगैंड होता है। एक तरफ से S वाली साइड यानी S यहाँ पे डोनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और एक बार N नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। इस तरीके से इनके पास में 2 डोनर एटम हैं, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से ये लाइगेट होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम एम्बीडेंटेन लिगैंड, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। इसे जब ये N की तरफ से लाइगेट करता है तो इसे नाइट्राइटो M कहते हैं, नाइट्राइटो N बोला जाता है। जब ये O की तरफ से लाइगेट करता है तो इसे नाइट्राइटो O बोला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। देखिए चीलेट लिगेंड्स के लिए बोलेंगे when a di or polydentate ligand use its 2 or more atoms to bind center metal atom and form a ring complex। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम चीलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, और ये जो फिनोमेना होती है इसको बोलते हैं हम चीलेशन। ठीक है, देखिए जैसे मैं बताऊं, अगर हम डाइडेंटेन लिगेंड एथिलीन डाइअमीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एथिलीन डाइअमीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, CH2NH2 ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा, मैं इसको H को यहाँ लिख ले रहा हूँ H2 और इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ H2, या मैं इसको इस तरीके से कर देते हैं NH2 और NH2, ये मेटल एटम के साथ में ये कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करने के बाद में एक रिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये जो रिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर रिंग बन गई है, रिंग बनने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, चलिए देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट टर्म, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप और एटम्स इन ए लिगेंड्स। लिगेंड्स के अंदर कितने लाइगेटिंग ग्रुप्स हैं या कितने एटम्स हैं जो लाइगेट करने का काम करते हैं, उसी को उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए लेते हैं हम F-, ठीक है, फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आयन, तो यहाँ पे देखिए कितने एटम्स लाइगेट करेंगे, केवल एक एटम लाइगेट करता है फ्लोरीन, तो इसको बोलते हैं हम मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ये इसकी जो होगी डेंटिसिटी होगी मोनोडेंटेट। जहाँ पे दो एटम लाइगेट कर रहे होंगे तो वो डाइडेंटेंट लिगेंड, जैसे कि हमने इससे पढ़ा है, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाएगी, डाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट और पेंटाडेंटेंट, ये उसकी डेंटिसिटी होती है कि जितने एटम्स होंगे, डोनेटिंग एटम्स होंगे, वही उतनी ही उनकी डेंटिसिटी होगी, ठीक है। चलिए देखिए अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमको आना चाहिए और ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि जो सेंटर मैटर एटम है, सेंटर मैटर एटम को कितने आयंस या मॉलिक्यूल्स घेरे हुए हैं या बॉन्डेड हैं उसके साथ में, केवल उनके नंबर को हमें काउंट करना है और वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आप इसकी डेफिनेशन को एक बार चेक कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आयंस मॉलिक्यूल विच आर बाउंड सेंटर मैटर एटम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए यहाँ पे आइए, आप कॉम्प्लेक्स आयन को देखिए। इस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल एटम जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम, किनसे सराउंडेड है, 6 आयंस, ये 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, Cn होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सेंटर मेटल आयन है कोबाल्ट, कितने En से घिरा हुआ है, कितने En से घिरा हुआ है, 3 En से घिरा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 3। यहाँ देखिए NH3 का 4, ये यहाँ कितने NH3 से घिरा हुआ है, 4 NH3 से घिरा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4, ठीक है। बताइए यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए जी। हाँ एक और बात जी, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नोट आउट करने वाली बात यह है कि ये एक डाइडेंटेंट लिगेंड है, En डाइडेंटेंट लिगेंड है, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 × 3 होगा, क्योंकि एक इसमें 2 डोनर एटम होंगे ना, 2 डोनर एटम होंगे, तो 2 × 3 यानी कि 6 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 एटम्स जो होंगे वो अटैक करेंगे सेंटर मैटर एटम के साथ में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बाकी ये मोनोडेंटेंट है तो इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 होगा, इसका 4 होगा, ठीक है जी। देख लीजिए इसको, देखिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इम्पोर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मैटर एटम कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड एंड डोनर एटम विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंटर मैटर एटम। सेंटर मैटर एटम से जितने भी डोनर एटम जुड़े हुए होंगे उन्हें हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाया जाएगा। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये सेंटर मैटर एटम है, इसके साथ कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। यहाँ देख लेते हैं निकिल NH3 का होल 4, तो यहाँ निकिल से कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं, 4 डोनर एटम जुड़े हुए हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। अब ये बात है यहाँ पे देखने की बात है, क्योंकि En जो है वो बाइडेंटेंट लिगेंड है, यानी कि एक En 2 डोनर एटम के साथ में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे कितने En जुड़े हुए हैं, 3 En जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितने डोनर एटम हो गए, 6 डोनर एटम हो गए। तो इसके लिए जो Cn होगा हमारा 6 होगा, यानी कि 2 × 3 = 6 Cn, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बाइडेंटेंट लिगेंड है इसलिए हमको ऐसा करना होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पे नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, कितने डोनर एटम हैं जो कि डायरेक्टली बाउंड है सेंटर मैटर एटम के साथ में। तो इसलिए यहाँ पे जो डोनर एटम है कितने हैं, यहाँ पे डोनर एटम 6 हो जाते हैं, क्योंकि एक En के पास में 2 डोनर एटम होते हैं और यहाँ पे 3 En है, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब आता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखते हैं कि इससे क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जनरली बात करूँ तो सेंटर मैटर एटम और लिगेंड्स एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं, उसको कलेक्टिवली बोला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट सहित वो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है
उसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए FeCN6, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से बंद है, तो ये पूरा का पूरा कहलाया जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ मैंने इसको लिखा हुआ भी है कि सेंटर मेटल एटम, आयन एंड लिगेंड्स आर एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट कलेक्टिवली कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है जी, देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आउटर स्फीयर या काउंटर आयन। इसको आउटर स्फीयर, काउंटर आयन दोनों ही बोला जाता है। द आयनाइजेबल ग्रुप दैट आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट टू न्यूट्रलाइज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं आउटर स्फीयर या काउंटर आयन। जैसे कि यहाँ देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स K4FeCN6, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, K4 यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे काउंटर आयन है। ठीक है, आयनाइजेबल है, ये हो गया आयनाइजेबल, इसको बोलेंगे हम काउंटर आयन, काउंटर आयन। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं? ये स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंटर मेटल एटम विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं उनका अरेंजमेंट है अराउंड द मेटल एटम, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। देखिए यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा दिए हुए हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, यही आपको देखने होते हैं कॉम्प्लेक्स में। फिर स्क्वायर प्लेनर भी है इसमें एक, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे NiCO, ये है CONH3 का 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +3 आयन। ठीक है, तो ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो हमारे लिगेंड्स हैं वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज हैं, और इन्हीं लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है अराउंड द मेटल एटम, इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पूछा जाए तो उसको हम बोलेंगे ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज हैं अराउंड द मेटल एटम। ऐसे यहाँ पे PtCl4, इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पे जो 4Cl है वो स्क्वायर प्लेनर ही अरेंज है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। देखिए सेंटर मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम डिफाइन एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड along with their इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि सभी लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके अलग हो जाते हैं तो उसके बाद जो सेंटर मेटल एटम के ऊपर चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे Cu यानी कि मेटल एटम यहाँ Cu है, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो यहाँ पे रखेंगे x के बाद प्लस, Cn पे होता है -1 चार्ज, और Cn यहाँ पे कितने 4, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू रखेंगे जितना उसके ऊपर पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज होता है -3, तो x प्लस की जगह अब माइनस हो जाएगा, -4 -3, तो x क्या हो जाएगा -3 + के 4 इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा +1, यानी कि Cu के ऊपर कैसा चार्ज होगा +1, तो Cu की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी Cu+1 चार्ज में पाया जाएगा, Cu+ में पाया जाएगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये होगी +1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए बिफोर स्टार्टिंग अगर हम बात करें, आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको लिगेंड्स के ऊपर चार्ज का पता होना चाहिए। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर यू हैव टू नो अबाउट द चार्ज ऑन द लिगेंड। जैसे कुछ लिगेंड यहाँ दिए हुए हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, Cn साइनाइड आयन, HCN थायोसाइनाइड आयन। ठीक है, उसके बाद में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिगेंड की तरह काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे CO, NH3, H2O, एथिलीन डाइअमीन और बेंजीन, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 0 रख देंगे। अब यहाँ ऑक्सीलेट अगर आपको दिया हुआ है और सल्फेट दिया हुआ है तो इनके ऊपर -2 चार्ज होंगे, यदि फॉस्फेट दिया हुआ है तो इसके ऊपर -3 चार्ज होगा। ठीक है,
होमोलैप्टिक एंड हीमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किन्हें कहते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसमें सेंटर मेटल एटम जो होगा बाइंड होगा केवल वन काइंड ऑफ डोनर एटम, एक ही तरह के डोनर एटम से वो जुड़ा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ CO केवल NH3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही लिगेंड उसको बाइंड कर रहा है, एक ही टाइप का लिगेंड उसको जोड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद देखते हैं जी हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंटर मेटल एटम और आयन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम, यानी कि एक से ज़्यादा तरह के डोनर एटम से बाइंड होगा हमारा सेंटर मेटल एटम। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है CO, यहाँ NH3 और Cl2, तो दो तरह के यहाँ पे डोनर एटम होगा, एक NH3 होगा तो दूसरा Cl2। तो इस तरह से बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। कुछ कॉमन टर्म्स को हम एक बार देख लेते हैं ताकि सारा का सारा क्लियर हो जाए। देखिए कॉमन टर्म्स देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ में। हम ले लेते हैं K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। तो हमने सबसे पहले आपको डिफाइन किया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंटर मेटल एटम होगा और लिगेंड्स होंगे, ये दोनों मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में हमने बात कही थी सेंटर मेटल एटम। तो ये वाला जो होगा Fe सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम, सेंटर मेटल एटम। ठीक है, सेंटर मेटल एटम के बाद में ये जो सेंटर मेटल एटम को जो बाइंड्स किए हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से सेंटर मेटल एटम से जुड़ी होने वाली स्पीसीज़ को हम बोलते हैं लिगेंड्स या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज़, लिगेंड। ये बताया था आपको। इसके बाद हमने बताया था काउंटर आयन की बात करें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस पूरे के पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये काउंटर आयन या आउटर स्फीयर भी बोल देते हैं इसको, आउटर स्फीयर। तो ये सभी टर्म्स लगभग आपको क्लियर हो गए होंगे। नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।